क्या होता अगर बांग्लादेश सॉरी बंगाल दो सूबों में बढ़ जाता? क्या होता उस वक्त जब इंडिया के लोग जो हिंदुस्तान हिंदू थे वो चाहते कि बंगाल को दो हिस्सों में। अगर ये होता तो शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जिसको मुस्लिम लीग ना बनती, तो मुसलमानों का एक और मतलब कि जो जवाब था वो मिट जाता पाकिस्तान बनाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त मोहम्मद वसीम और ये मेरा चैनल वॉइस ऑफ वसीम है। आज की वीडियो आप लोगों को बताऊंगा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड क्यों ये रिजेक्ट हुई और किस वजह से पार्टीशन को रिजेक्ट कर दिया गया, और इसके फैक्ट्स एंड फिगर आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो कि ये पार्टीशन की ज़रूरत क्यों हुई, पार्टीशन ऑफ बंगाल की ज़रूरत क्यों हुई, तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि बंगाल एक बहुत बड़ा सूबा था जिसकी तकरीबन आबादी थी 78 मिलियन आबादी थी। 78 मिलियन लोग वहाँ पर रहते थे और इसका रकबा जो एरिया था वो था 1,89,000 स्क्वायर माइल्स, तकरीबन जो बनता है 2.5 लाख के करीब। मेरे हिसाब से 2.5 लाख या इससे भी ज़्यादा बनता है, लेकिन 2.5 लाख किलोमीटर के करीब बनता है, स्क्वायर किलोमीटर। तो इतने बड़े जो इतना बड़ा ये सूबा था उसको एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं संभाल सकता था, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। बंगाल आपको पता है एक वेस्ट बंगाल था और ईस्ट बंगाल था। वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में फ़र्क क्या था, मतलब कि वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल को दोनों को मिलाकर इसका जो कैपिटल था वो कोलकाता था, और इसमें जो सूबे थे बिहार, उड़ीसा और आसाम थे। तो ये ये तीन स्टेट्स इसमें शामिल थी। और इसका जो आप लोगों को बताता चलूँ कि जब 1900 जब तो लॉर्ड कज़न जो था, उसके बाद लॉर्ड कज़न जब बना वाइस राय ऑफ इंडिया, तो उसने जाकर इंडिया का दौरा जो किया तो उसे काफ़ी सारी मुश्किलात हुई। जब इसने बंगाल का दौरा किया तो उसे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और बंगाल में बंगाल का मतलब कि दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था, एक हिंदू मज़हब ने और एक मुस्लिम ने। मतलब कि हिंदू जहाँ पर हिंदू रहते थे वहाँ पर तो फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, तालीम था और वहाँ पर लैंड लॉर्ड थे, वहाँ पर मतलब कि सारा कुछ वहीं पर था। और वहाँ पर मतलब कि गवर्नेंस सिस्टम, मतलब कि जो प्रोविंस का गवर्नेंस सिस्टम, वहाँ ये भी बात है कि इंडिया की जो गवर्नेंस थी, जो मतलब कि इंडिया की जो हुकूमत थी वो दो हिस्सों में डिवाइड थी, एक ब्रिटिश के पास थी, दूसरा जो प्रोविंस थे वो इंडिया के पास था। जो बंगाल का प्रोविंस था उसकी जो गवर्नमेंट थी वो इंडियन के पास थी। इंडियन मतलब कि हिंदूज के पास थी, मुस्लिम्स के पास तो कुछ ही नहीं था। तो लॉर्ड कर्जन ने ये सब कुछ देखा और उसने एक स्टेटमेंट जारी की, और उसने जो एक बनाया तो उसने भेज दिया सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो ST जॉन जॉन बैडरिच था, उसके पास भेज दी। तो उसने जो किया कि उसने पार्टीशन को मंजूर कर लिया, और काफ़ी सारे बंदों ने भी, वहाँ के जो गवर्नर्स थे उन्होंने भी पार्टीशन का मशवरा दिया और पार्टीशन का कहा। तो पार्टीशन मंजूर हुई। जब लॉर्ड कर्जन ने दौरा किया इसका, तो उस वक्त जो डेट थी वो 1903 और 1904 के दरमियान लॉर्ड कर्जन ने इसका ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल का दौरा किया। अच्छा, पार्टीशन में तो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल को क्या क्या आया, सबसे पहले बात कर लेते हैं। वेस्ट बंगाल का जो कैपिटल बना वो कोलकाता ही था, जो पहले ही था। तो कोलकाता, तो उसकी जो मतलब उसका जो क्या ना रकबा था, रकबा वो तकरीबन 1,41,500 कुछ स्क्वायर माइल था। अच्छा, और जो ईस्ट बंगाल का रकबा था उसका तो आपको पता है ढाका था कैपिटल, और उसका जो रकबा था 1,06,540 स्क्वायर माइल था। तो टोटल जो रेवेन्यू था जो दिया जाता था टोटल इसको क्या नाम है बंगाल को, वो था 75 लाख पाउंड। 75 लाख पाउंड दिया जाता था टोटल रेवेन्यू, जिसमें से सारा रेवेन्यू पहले उसमें ही खर्च होता था वेस्ट बंगाल में, जो जिसमें ज़्यादा तरक्की हुई थी। तो इसमें देखते हैं कि जब पार्टीशन हुई, पार्टीशन के बारे में कहा गया, तो पार्टीशन के क्या वजूहत बनी, क्या किस वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया गया। सबसे पहले मुसलमानों को पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि रिएक्शन ऑफ मुस्लिम्स पार्टीशन के ऊपर मुसलमानों का रिएक्शन देखते। तो मुसलमान बहुत खुश थे क्योंकि उनको एक आज़ाद
एक आज़ाद मतलब प्रोविंस मिल गया था, और उनके लिए जो मुस्लिम की आबादी थी जिस प्रोविंस में, ढाका में, उसमें 31 मिलियन से, जिसमें 18 मिलियन तकरीबन मुसलमान थे और 9 मिलियन थे जो हिंदू थे। अगर वेस्ट बंगाल की बात की जाए, जिसको मैंने बता दिया, तो उसकी जो आबादी थी 54 मिलियन थी। 54 मिलियन में तकरीबन 42 मिलियन थे जो वो हिंदू थे, और 9 मिलियन सिर्फ मुस्लिम थे। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बंगाल में ज़्यादातर हिंदू आबाद थे और मुस्लिम्स की मेजॉरिटी बहुत कम थी। वो माइनॉरिटीज़ में थे, मेजॉरिटी तो नहीं कहते, वो माइनॉरिटीज़ में थे, लेकिन एक ऐसी जगह थी, एक स्पेसिफिक एरिया था, एक स्पेसिफिक मतलब कि सूबा था, जिसको सूबा भी नाम, प्रोविंस भी नाम दे सकते हैं, एक स्टेट का भी नाम दे सकते हैं, तो जहाँ पर मुसलमान काफ़ी मिकदार में थे। तो मुसलमान का रिएक्शन, जब लॉर्ड कर्जन मिले नवाब सलीमुल्लाह से, जो ढाका के नवाब थे, तो उन्होंने भी पार्टीशन का कहा, उन्होंने भी ये कहा कि ये मुसलमानों के लिए ठीक है, और उन्होंने एक तंजीम भी बनाई जिसको मोहम्मदियन फाउंडेशन का नाम दिया जाए, और मोहम्मदियन एजुकेशन भी कायम कर दिया गया इस पार्टीशन के बाद। और मुसलमानों ने काफ़ी सारे, अब यहाँ पर मुसलमानों को काफ़ी सारे फ़ायदे थे। सबसे पहले उनकी अपनी गवर्नमेंट बननी थी इसमें। दूसरे नंबर पर मुसलमानों को यहाँ पर एक ऐसा मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम यहाँ पर बनना था जहाँ पर मुसलमान इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे, और मुसलमानों में एजुकेशन, इकनॉमिक्स एंड ट्रेड्स वगैरह काफ़ी सारे मुसलमानों को बेनिफिट्स मिलने थे। तो इसमें मुसलमानों का रिएक्शन तो बहुत अच्छा था, मुसलमानों ने बहुत इसमें ताउन किया। लेकिन अगेंस्ट अगर देखा जाए तो इसके अगेंस्ट कौन था? इसके अगेंस्ट था हिंदू। हिंदू के बारे में अगर बात की जाए तो वो क्यों अगेंस्ट था? सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि जब एक बहुत बड़े प्रोविंस को डिवाइड किया जाता है तो उसमें ये जो एडमिनिस्ट्रेशन भी है वो भी चेंज होती है, उसमें काफ़ी सारे मतलब कि सिस्टम्स वगैरह चेंज होते हैं, और उसमें मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन उसी इलाके की होती है जिस इलाके को मतलब कि डिवाइड किया गया। अच्छा, हिंदू इसलिए खुश नहीं थे क्योंकि पूरे प्रोविंस में तो पहले उनकी प्रोविंसल जो एडमिनिस्ट्रेट थी, जो उनका कानून वगैरह बनाती थी, वो हिंदू ही थे ज़्यादातर मेजोरिटी में, और उसमें लैंडलॉर्ड भी वही थे। और उसमें जो ज़्यादातर आपको पता है कि ढाका था पहले उस वक्त जो मेन था, तो वकील भी इस वजह से परेशान थे कि अगर आज़ाद हो गया तो हम हिंदू वकील, और हमें भी ये काफ़ी सारों ने साजिश की, और मीडिया ने भी ये फैलाया कि हम ये चीज़ नहीं होने देंगे, और मीडिया भी यही नहीं चाहती थी क्योंकि मुसलमान आ गए हैं, हिंदू मीडिया। तो इस रिएक्शन में क्या बना? तो उन्होंने काफ़ी सारे रेवोल्यूशन जिसको काफ़ी सारे उन्होंने हड़तालें की, जुलूस, प्रोटेस्ट किए अगेंस्ट पार्टीशन के, और काफ़ी सारा उन्होंने हुकूमत को बुरा भला कहा, और उन्होंने हिट करना शुरू कर दिया मुस्लिम्स एंड जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनको हिट करना शुरू कर दिया। अच्छा, तो उसके बाद क्या किया उन्होंने? जिस तरह आप लोगों को पता है कि चाइना ने अमेरिका के खिलाफ जो एक गुड्स की मतलब कि वो शुरू कर दी, प्रोटेस्ट शुरू कर दी कि हमने गुड्स नहीं लेना अमेरिका से, अब हम अपनी प्रोड्यूस करेंगे। तो इसी तरह हिंदुओं ने भी ये शुरू कर दिया कि स्वीडिश मूवमेंट शुरू कर दी अगेंस्ट ब्रिटिश के खिलाफ। तो उसके बाद क्या बना? उसके बाद हालात बहुत ख़राब हुए, और तकरीबन अक्टूबर को, आई थिंक 16 अक्टूबर या कुछ ऐसे ही था, तो उन्होंने जो कोलकाता था, न्यू दिल्ली में जो एक डे था उसको मातम का दिन करार दे दिया गया, उसमें बिल्कुल सन्नाटा उन्होंने कर दिया गया। और उसके बाद एक जीबे तलंग एक त्यौहार है या मजहबी उनका या कुछ भी है, हिंदुओं ने वो शुरू किया, और काफ़ी सारे, और इसकी रिजेक्शन के पीछे सबसे ज़्यादा वजह भी हिंदू ही थे। और इसके बाद अगर हम रिजेक्शन को देखें तो सबसे पहले वो ब्रिटिश दरबार में पेश हुए जॉर्ज के पास। जॉर्ज 5 ने तो जो 5 या 6 ऐसे ही कुछ नाम था, तो जॉर्ज ने इसको मना कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि मेजॉरिटी इसके खिलाफ है, तो हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब कि इसको मंसूख कर देते हैं और पार्टीशन, और तक 12 दिसंबर 1911 को ये मंसूख हुआ, और इसमें मुसलमानों को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। और इसी वजह से काफ़ी सारे मुस्लिम, जिसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एंड और सारे जो
जो शामिल थे कांग्रेस में, फिर बाद में आकर मुस्लिम लीग में आकर शामिल हुए। अगर ये पार्टीशन हो जाती, अगर ये तनाज़ा ना बनाते, अगर ये हिंदूज़ चाहते कि पार्टीशन और मुस्लिम को अपना हक मिलता, तो शायद आज पाकिस्तान ना बनता और हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक अलहदा मुल्क नहीं होते। ये मेरी एक राय है, आप अपनी राय कमेंट्स में ज़ाहिर कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि अगर पार्टीशन न होती तो क्या होता। पार्टीशन न होती तो मुसलमान क्या आज़ाद होते, सॉरी मुसलमान आज़ाद होते, एक न्यू मुल्क बनता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।